हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, थंबनेल देख के पता चल गया होगा आज बच्चों कि आज किस टाइप्स का वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब आज हम आपको ए आर समीर सर से मिलाते हैं। तो सर, कम हेयर सर। तो ये है ए आर समीर सर। तो सर, आप अपना पहले एट फर्स्ट अपना इंट्रो दे दीजिए, ठीक है, ताकि हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गाइज हैं, जितने भी सब लोग को जानकारी हो जाए कि आपका नाम क्या है और कौन है, कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो सर बता दीजिए आप अपना। तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो जैसा कि आप लोगों में से बहुत लोग हमें जानते होंगे, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट जो हैं यू नो मी, ठीक है, और जो नहीं जानते हैं वो जान जाइए कि मेरा नाम है ए आर समीर सर। ठीक है, मेरा नाम है ए आर समीर और वी बोथ आर ब्रदर्स। ठीक है, तो दैट्स इट। इंट्रो का मतलब यही होता है कि अपने बारे में बताना। ठीक है, तो मेरा नाम है ए आर समीर। अब आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो बस जान लीजिए। तो आज का वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सर आप इस वीडियो के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? तो हम क्या ही बोले, ये वीडियो में आज क्या ही बोल सकते हैं, आग लगने वाला है। ठीक है, तो आज आग नहीं तो बोल सकते बहुत अच्छा होने वाला है। इससे बहुत बड़े क्लास के भी बच्चे और जूनियर क्लास और सीनियर क्लास के भी बच्चे बहुत सारे टॉपिक्स को इससे सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं चीजें। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चंस हम समीर सर से करेंगे, ठीक है, आफ्टर दैट ओ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन फॉर समीर सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सर मेरे पास यही है आपके लिए कि आप बताइएगा। क्वेश्चन है सर कि, चलिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है सर, आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है सर। ठीक है, और तो हमें बता दीजिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है? ये फिजिक्स का है सर, तो आप बताइए। क्या सर, सबसे पहले आप फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं गाइस, स्टूडेंट्स लोग, आप लोग समझ रहे हैं आमिर सर का रुतबा, ठीक है, फिजिक्स में। तो सर योर क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी? कैपिटल जी। ओके, कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है? तो देन माय आंसर इज कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम आई राइट सर? यस यस यस, राइट सर। यस राइट ओके, सर। तो ओके सर ओके ओके ठीक है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, ओके ठीक है। ओके ओके सर। अब मेरा क्वेश्चन है, तो अब मेरा तो बच्चों समीर सर को हल्के में ना ले, ठीक है। फिजिक्स है, इसका मतलब क्या कि समीर सर को नहीं आता है? बहुत बहुत गर्दा उड़ा देते हैं सर। बच्चों गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए समीर सर का क्वेश्चन है मेरे लिए। ठीक है, तो समीर सर क्वेश्चन कीजिए आप। हाँ, तो सर मेरे पास आई हैव क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन ये है कि अगर पूरे वर्ल्ड में 100% लैंड है, जमीन है, ठीक है, ओके सर, ओके 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 ओके। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड में 100% जमीन है तो इंडिया के पास कितना परसेंट जमीन है? इंडिया के पास, सर आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन सर, प्लीज पार्डन। ओके ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग यू नो वेरी वेल दैट अबाउट दिस, और आप लोग भी बच्चों जानते होंगे कि किस कोई भी चीज पूरा टोटल 100%, 100% का होता है। आई नो वेरी वेल दैट सर। हाँ, कि 100% का होता है, तो आपको ये बताना है कि अगर पूरे वर्ल्ड का जो जमीन है, अगर हम पूरे वर्ल्ड का मैप उठाकर देखें तो उसमें जितने जमीन है वो पूरा 100% है। सपोज दैट सर, आपका क्वेश्चन है कि सपोज अगर ये वर्ल्ड है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड का ये जमीन है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है, या ठीक है, वर्ल्ड तो ऐसा नहीं है, सपोज हम समझाने के लिए हाँ बच्चों हाँ, बता रहे ये हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड। वर्ल्ड का जमीन है। तो यहाँ पे जो इंडिया का है, ठीक है, ये इंडिया जो है, ठीक है, हाँ तो ये चलिए, हाँ इंडिया है। ठीक तो है, इंडिया का ये जो जमीन है, ये पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट कितना है? परसेंट है? कितना या दिस परसेंट इज है? या दिस इज माय कितना क्वेश्चन, परसेंट है? या दिस इज माय क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। तो सर मे बी मे बी 20 नहीं, सॉरी फॉर दैट, 2.4% और 2.6% अप्रोक्सीमेटली। या यू आर राइट सर, 2.4%। 2.4% और 2.
5% approximately. या you are right sir, 2.4% is your right answer. Okay, okay sir. तो बच्चों समझ रहे हैं, आमिर सर का भी सिस्टम बहुत हाई लेवल का है, ठीक Okay है। sir. तो अब सर थर्ड क्वेश्चन जो है, आई मीन आपका सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट लेवल कहा जाए तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन आमिर सर ने मुझसे किया और फिर हमने आमिर सर से आमिर सर से एक क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड लेवल की तरफ, ठीक है। Okay. तो सर I have a next question for you. That if angle between physics से ये सर सॉरी सर ये कीजिएगा, Okay, थोड़ा okay, okay. फिजिक्स से है तो ये नहीं बोल सकते नो हैं प्रॉब्लम। कि if angle between force and displacement be 90 degree, if angle between sir you listen carefully, ठीक है। आई if angle between force and displacement be 90 degree, तो वर्क डन क्या होगा सर? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वर्क डन क्या होगा सर? ओके, तो बच्चों आप लोग बताइए, सबसे पहले हम तो इसका आंसर बताएंगे ही, तो समीर सर बताएंगे, ठीक है, अपना कोशिश एफर्ट लगाएंगे, बताएंगे, ठीक है, हम बताएंगे और उससे आप लोग उससे पहले आप लोग भी कमेंट में बताइए जितना कि से जितना हाँ हो कि सके, वर्क डन क्या ठीक है, होगा। सर कि का work done क्वेश्चन क्या ये होगा। है कि अगर फोर्स और डिस्टेंस के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो व्हाट इज वर्क डन, Yes. तो वर्क डन क्या होगा, राइट। वर्क डन क्या होगा? तो सर चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम अपने तरफ से जो फिजिक्स का एफर्ट है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और बड़े गौर से समझिएगा। तो वर्क डन पूछा जा रहा है, तो वर्क डन का वर्क डन यहाँ पे रहेगा इक्वल एफ का एफ और ये एस जैसे है, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस दोनों वैसे ही। अब कॉस थीटा का कॉस, कॉस का कॉस, और थीटा हमारे पास क्या था 90 डिग्री, ठीक है। मतलब कि जो एंगल था फोर्स और डिस्टेंस के बीच वो कितना डिग्री का था, वो था 90 डिग्री का। और यू नो वेरी वेल दैट अबाउट दिस कि एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और कॉस थीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 90 डिग्री को, ठीक है। आफ्टर दैट वर्क डन इक्वल टू एफ का एफ और एस का एस। और बच्चों आप लोग बताइए कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है। क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 में ये पढ़ना है कि कॉस 90 डिग्री का, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, और हम जान रहे हैं कि ये सारा ये जो तीनों चीज है, ये जितने भी चीज है वो सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। और फिर यहां से वर्क डन इक्वल टू क्या आ रहा है, हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर 0 आता है, तो वर्क डन इक्वल टू 0, ठीक है। सर आंसर तो सर यही आ रहा है, अब आप बताइए कि वर्क डन क्या 0 करेक्ट होगा? सर, करेक्ट सर, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है सर। ओके सर। तो समीर सर यहाँ पे पूरा एकदम करेक्ट बना दिए हैं, ठीक है। समीर सर का कहने का मतलब है कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 0 डिग्री। अब 0 बोलता है कि हम ये खुद में हीरो हैं, 0 बोलता है कि मेरे साथ कोई भी चीज में मल्टीप्लाई करोगे तो हम उसे 0 बना देंगे, तो वर्क डन यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सर, तो ये तो मेरा क्वेश्चन बना दिए सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए है, अब समीर सर करेंगे। हाँ तो सर आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आप हमें बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सर ये भी एसएसटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर, यस सर, यस हाँ सर। ठीक है, वो नो प्रॉब्लम। चलिए आगे भी बायोलॉजी और ओके भी ओके सब्जेक्ट्स ओके के ओके क्वेश्चन सर, होंगे। ओके सर, ओके सर। हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एन इमेजिनरी लाइन, यू नो वेरी वेल दैट अबाउट दिस। यस 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 ठीक है, यस। कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होता है। आपको ये बताना है कि वो हमारे कंट्री यानी कि इंडिया से कितने डिग्री पर पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से कितने डिग्री पर पास होता है। आमिर सर को बताने से पहले इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। प्लीज रिपीट अगेन सर, रिपीट अगेन। ओके ओके, मेरा कहना ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इमेजिनरी लाइन है इंडिया से वो क्रॉस होता है कितने डिग्री पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो मान लीजिए, हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, प्लीज टेक द माइक। मान लीजिए ये आपका इंडिया है, ठीक है,
जो भी है समझ लीजिए, बस हम ऐसे डायग्राम बना दे रहे हैं। ये इंडिया है ओके ओके और मान लीजिए कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ओके। इमेजिनरी लाइन। तो ये जो पास हो रहा है ये कितने डिग्री पर पास हो रहा है, आपको ये बताना है। अच्छा, ये लाइन सर तो मे बी 23 23 डिग्री और 23 डिग्री और 30 मिनट और समथिंग कुछ अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट 30 नॉर्थ मिनट नॉर्थ। नॉर्थ या यू में आर भी। राइट सर, ओके ओके। या यू आर राइट सर। तो बच्चों आप लोग यहाँ से इस लेवल का क्वेश्चन जब आमिर सर बता सकते हैं तो आप लोग समझ जाइए, ठीक है। अब आगे बोलने की जरूरत है नहीं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और सेकेंड राउंड दोनों में कहीं ना कहीं हम लोग दोनों का भी एक एक 2 क्वेश्चन आमिर सर ने हमसे किया और हमने फिर आमिर सर से 2 क्वेश्चन किया और दोनों का अच्छा भी जा रहा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हम दोनों ने बता दिए हैं। अब आगे का क्वेश्चन जो है वो आमिर सर करेंगे, यानी कि थर्ड लेवल का, ठीक है। तो थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे आमिर सर। तो ओके, समीर सर से अब क्वेश्चन है कि सर बताइएगा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए है सर कि वही सोच रहे सर कैसा क्वेश्चन आपको सर दिया जाए। मैथ से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, देखो कुछ आपकी फिजिक्स से आप कर चुके हैं, हाँ। तो मैथ से आप कर सकते हैं। तो सर बस आई मैथ सा सजेस्ट सिंपल सा यू। क्वेश्चन है सर कि व्हाट इज द अच्छा फार्मूला ऑफ अच्छा जनरल फार्मूला ऑफ। अच्छा, तो मैथ ही से कर रहे हैं। हाँ तो सर आपको अगर मैथ अच्छा है तो अच्छा सर ठीक मैथ है, भी अच्छा है सर, ओके आपका ओके। साइंस भी अच्छा है सर, एसएसटी भी अच्छा है सर, हाँ वो तो और है। तो बहुत सारी चीज अच्छे हैं सर। हाँ जी जी, या वो तो है। तो चलिए सर, तो मैथ से ही क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वाड्रेटिक ये पोलिनोमियल का है सर। तो बता दीजिए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, मतलब कि आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता हाँ, है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये चीज बोल दिए तो आंसर भी चलिए तो बच्चों इसको लिख के बताते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस यही है कि जितने से ज्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स है वो चीजों को समझ सके, सीख सके, ठीक है कि नहीं सर? यस यस यस। ठीक है, तो चलिए उसका आंसर लिखते हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इक्वेशन है तो इक्वल में 0 रहेगा। एम आई राइट सर? यस 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 सर, यस सर। तो या सर ओके। अब आपका क्वेश्चन सर, समीर सर का क्वेश्चन आमिर सर के लिए। तो सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सर। हाँ तो बच्चों आप लोग इसको अच्छे से देख अभी लीजिए। बच्चों लोग, आप लोग 10th में आइएगा तो 10th में मैथ्स अगर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे हम जब, तो 10th में पोलिनोमियल में ये आएगा, ठीक है। दो पोलिनोमियल में जी और जी जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन में भी चैप्टर 4th जो है। चैप्टर है। तो हाँ। आपका जो है सर बच्चों की यहाँ पे 2 जीरोस दिए हुए रहते हैं, ठीक है। 2 जीरोस दिए हुए रहेंगे, ठीक है। और जीरोस का मतलब ये जीरो नहीं, वहां पे बताया जाता है रूट, रूट दिए ठीक है, हुए तो रहते हैं जब जो। हम लोग वो पढ़ेंगे हाँ तब आप पढ़ेंगे लोग तो को और बताएंगे डिटेल्स बच्चों। में बताया जी जाएगा बिल्कुल, अच्छे जी से, बिल्कुल, जी ठीक बिल्कुल। है। वहाँ पे जीरो दिया हुआ रहता है और तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक एक्सप्रेशन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग स्प्लिट करके उसका 2 जीरोस फाइंड करते हैं। उसी को अब जो जीरोस को जब इस इक्वेशन फार्मूला में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फार्मूला में जब पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो वह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है हाँ बच्चों। तो वहां पे हम ओके। लोग देखेंगे कि कैसे बनता है, हाँ, तो ठीक है। ये तो चीज जो अभी के अभी लिए इतना ही, हाँ ठीक है। तो ये चीज जो अभी आमिर सर आपको बताया, ये चीज आप लोग जो अभी 9th क्लास में है, जो फाइनल एग्जाम हो चुका है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप लोग का एग्जाम हो चुका है और जिसका रिजल्ट आ गया है वो आप लोग बताइए हमको, जो हमारे स्टूडेंट है हम लोग को पता चलना चाहिए, ठीक है, कि कैसा एग्जाम गया। और रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट भी शेयर कीजिएगा प्लीज, ठीक है कि नहीं सर? हम लोग को यस यस पता सर, चलना चाहिए कि हम जी लोग का बिल्कुल। स्टूडेंट हमारे है। जो बच्चे हैं हाँ, तो उन तो लोग का रिजल्ट जानना हम लोग को मतलब बहुत कायदे जरूरी है। जरूरी है, ठीक और है। आप लोग बच्चों अगर हम लोग से इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो जो कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड अब वीडियो जो जाए आपके नोटिफिकेशन पे आपका चला जाए और आप उस वीडियो को देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके, ठीक है। ठीक है, तो आप तो एक समीर सर का भी चैनल है, ए आर समीर सर से
से, तो वहाँ पे आप जाके मैथ साइंस जो भी है चीज़ें, वहाँ पे एसएसटी बहुत तगड़े लेवल से आप पढ़ सकते हैं बच्चों। और जो जो जिस जिस सब्जेक्ट का या जिस जिस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो वीडियो के बारे में आप वहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। और बाकी मेरा चैनल ये है तो मेरे पे तो जान ही रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम हमारे वीडियो से जुड़े हुए रहें, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, सर ठीक लीजिए। है, तो बहुत ज्यादा इंट्रो हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नाउ, लेट अस गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि नेम एनी 3 और 4 एलिमेंट्स। नेम 3 और 4 एलिमेंट्स। नेम एनी 3 और 4 एलिमेंट्स मतलब कोई तीन ये तो सर बड़ा वेरी बच्चा मेरा जो स्टूडेंट है सर वो बताएगा। हाँ नेम सर, 3 और 4 आमिर एलिमेंट्स। आमिर आम एलिमेंट्स का नाम किसे नहीं पता है सर कि 118 एलिमेंट्स होते हैं या 114 अभी तक है, तो 118 अभी फाउंड किए गए हैं, ठीक है। उसे खोजा गया है, ठीक है। तो ये सब तो सर क्या पूछ रहे हैं आप। अच्छा ठीक है सर, अभी इंटरेस्टिंग जो पार्ट था इस क्वेश्चन का वो अभी हम बोले नहीं है। अच्छा। लेकिन उससे पहले हम ये चीज बोलना चाह रहे हैं कि आमिर सर ने जैसा कि अभी बताया था, ये सब क्वेश्चन तो सर मेरे बच्चे बता देंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम अभी क्वेश्चन सर से ये किए कि नेम एनी 3 या 4, 3 या 4 एलिमेंट्स का नाम बताना है। आप लोग को आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। तो सर जो इंटरेस्टिंग पार्ट था इस क्वेश्चन का ये था कि आप लोग को वैसा, वो तो सर हम जान रहे हैं, ठीक है, आई नो कि आप, कौन नहीं जान रहा है, ठीक है, आपके जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट है, जो हमारे स्टूडेंट है प्यारे प्यारे, वो सब जानते होंगे एलिमेंट्स का नाम। तो आपको बताना ये है कि नेम एनी 3 और 4 एलिमेंट्स, ठीक है, जिसका वैलेंसी 4 हो। आपको ऐसा 3 एलिमेंट का नाम बताना है या 4 का, चारों का वैलेंसी 4 होना चाहिए या तीनों का वैलेंसी 4 होना अच्छा चाहिए। अच्छा सर, तो ये तो सर करीब 9th में तो नहीं, शायद में भी पढ़ना है लेवल से। शायद ये तो आप 9 और 10 के थोड़ा सा अप लेवल पे गए हैं। तो नो सर ऐसे प्रॉब्लम, नहीं बट तो हम बता हमारे हमारे सकते हैं। बच्चे जान जाएंगे, तो सीख सर लेंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं हाँ, है। तो सर अभी तक का जो है, जैसे कि आपका ये जो जिसका वैलेंसी 4 होता है, कार्बन, एक तो कार्बन हो गया सर। या ये एक तो ये तो सब कार्बन, लोग जानते हैं, ये तो बच्चे भी जानते हैं कि जो कार्बन एलिमेंट है उसका वैलेंसी 4 होता है। और ठीक। सबसे पहला एलिमेंट कार्बन ही है जिसका वैलेंसी 4 होता है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो कार्बन सर सर तो एक तो ये, हो गया, हाँ एक हो गया। एक तो हो गया सर, तो जो नहीं नहीं कि सर, बच्चे तो भी हमारे जान रहे हैं। हाँ, तो और जैसे कि बाकी क्या सर बताइए। आपका हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनफोर्स्टेनिक, लेड पेरोसाइनाइड, पायरोफॉस्फेट। ये इतने ओहो, जितने भी हम अभी बताए नाम सर, ठीक है, एक बार फिर से हम बच्चों के सामने रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप रिपीट कर दीजिए, नहीं तो फिर एडिटिंग में यहाँ पे हम टाइप कर दिया जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ओके। चलिए, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनफोर्स्टेनिक, लेड पेरोसाइनाइड, पायरोफॉस्फेट, इतने जो होते हैं बच्चों, इतने के वैलेंसी 4 होते हैं, ठीक है। मतलब कि सर ये जितने भी आपने अभी एलिमेंट्स का नाम लिया, सब का वैलेंसी 4 होता है। हाँ जी, इतना का वैलेंसी 4 होता है, इतना सारा है एलिमेंट जिसका वैलेंसी 4 होता है। और ओके, कार्बन का तो होता ही है, सबको जानते हैं बच्चे। ओके, ठीक तो है। ये तो हुआ सर। यहाँ पे आमिर सर ने इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिए हैं बहुत अच्छे से। तो अब आमिर सर की बारी है क्वेश्चन करने की, सर तो आप, अच्छा अच्छा, अब ओके। आप, ओके सर, तो अब मेरे पास आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर यही कि आप बताइए सर, अ, मेरा क्वेश्चन यही है सर कि प्रोसेस ऑफ ओवेम गेमेट्स जो जनरेट होता है सर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अच्छा, ओवेम गेमेट्स, ओके, ओवेम का गेमेट्स जो जहां से ये होता है, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस होता है, उस ठीक है, प्रोसेस उस को, प्रोसेस को क्या कहते हैं। ओके, मतलब कि आमिर सर का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस, ठीक है, इन विच गैमिट ओवम प्रोड्यूसेस, मतलब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिससे जो ओवम होता है यानी कि फीमेल गैमिट प्रोड्यूस होता है। यस यस या am I यस right? यस यस यस। हाँ, तो सर मे बी इसका आंसर हो जाएगा ओजेनेसिस, ठीक है, उस प्रोसेस को ओजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ओजेनेसिस, ओजेनेसिस। ये ओजेनेसिस इज अ प्रोसेस,
इन विच फीमेल गैमिट आर प्रोड्यूस्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो फीमेल गैमिट जिसका नाम ओवम है वो प्रोड्यूस होता है, यानी कि ओवम जो है फीमेल गैमिट्स के प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को ओजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, एम आई राइट सर? माय आंसर इज राइट? हाँ, यस सर, करेक्ट। ओके ओके, देन आई आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे पास आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलिए सर, इसी जो आप अभी जो क्वेश्चन किए उसी से रिलेटेड आप मेरा भी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप पूछे कि फीमेल गैमिट प्रोड्यूस होने का प्रोसेस जो कि ओजेनेसिस होता है। अब सर आप हमको बता दीजिए कि मेल गैमिट प्रोड्यूस होने का प्रोसेस को क्या कहा जाता है। स्पर्म, यानी कि स्पर्म जो मेल गैमिट होता है वो प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। सर तो आपसे पूछने से पहले सर हम बच्चों से पूछना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज कि ये सब जो क्वेश्चन है ये 8 9 10 में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब आमिर सर बताएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके, शायद ओ करेक्ट है सर, सर। या सर यू आर एब्सोल्यूट करेक्ट सर, यू आर एब्सोल्यूट करेक्ट। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर आमिर सर जो बोले उसका आंसर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बच्चों, ठीक है, स्पर्मेटो जेनेसिस। जेनेसिस। ठीक है, मतलब कि ये जो फीमेल गैमिट होता है उसको प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को ओजेनेसिस, और जो मेल गैमिट होता है उसको प्रोड्यूस होने को प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। वाह, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है। तो ओके सर, तो आप हमें बता दीजिए कि सर एक क्वेश्चन सर, थोड़ा सा एसएसटी से आ जाते हैं आ जाओ। ओके, कि सर बताइए कि यू नो वेरी वेल डेट कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि या फ्रेंच या रेवोल्यूशन क्या होता है। आई नो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सर कब और कहाँ हुआ, कब और कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये हम मेरा क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब और कहाँ हुआ, और इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा डिटेल और थोड़ा दीजिए सर, जरा सा। ओके ओके, तो ये सर का क्वेश्चन है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ये कब हुआ था और कहाँ हुआ। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बच्चों ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब कि फ्रांस में हुआ होगा, यू नो वेरी वेल दैट फ्रांस में। लेकिन फ्रांस में किस जगह में, तो फ्रांस का कैपिटल पेरिस में हुआ था। ठीक है, फ्रांस का कैपिटल कहाँ है, पेरिस, और वहीं पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। कब हुआ था, तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। ठीक है, क्या है हम लिख के आप लोग को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, 14 जुलाई 1789, या 14 जुलाई 1789 ऑन द मॉर्निंग। ठीक है, मतलब कि सुबह में ये हुआ था, ये सुबह में हुआ था। और इस वक्त यहाँ का राजा कौन था, तो वो था लुईस 16। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग जो 8th क्लास में अभी जो स्टूडेंट्स है वो जो 9th में जाइएगा, और 9th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें बहुत डिटेल्स में हम आप लोग को तो बस कीजिए पढ़ाएंगे सर, बच्चों को बस अभी इतना ही जानना, आप ज्यादा नहीं बताइए, हाँ। ठीक है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मेरे पास है, तो सर अच्छा। इसे 1 मिनट इरेज कर देते हैं अच्छा सर, सर, इसे इरेज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही कीजिएगा तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो ठीक है, आप ही कीजिए या सर। पहले हम हाँ, कर हाँ, लेते हैं उसके बाद नहीं, फिर अगर। नहीं, दैट्स माय इनक्वेरी सर, ठीक है। ओके, नो 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 प्रॉब्लम। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं उसके बाद सर फिर आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप के बच्चों अभी तक जितना भी लेवल हुआ, जितना भी क्वेश्चंस हुए हैं वो सब आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हाँ, तो सर अब हमको क्वेश्चन करना था, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, मतलब या तो साउथर्न मोस्ट जगह कौन सा है इंडिया का, मतलब कि इंडिया का जो साउथ डायरेक्शन है उसमें सबसे साउथ में साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कौन है उसका नाम। तो सर ये तो समीर सर का देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, वाह, आ गए आ गए। तो क्या बोले सर, फिर से एक बार रिपीट अगेन सर। माय क्वेश्चन इज कि इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का आपका बोलने का मतलब है सर कि इंडिया का साउटर मोस्ट जो पॉइंट कौन पॉइंट सा का है या तो पॉइंट है या जगह, प्लेस, जगह प्लेस या पॉइंट, वो वही चीज है, जगह ही पॉइंट आप पॉइंट मानिए। पॉइंट ठीक है, कौन कि सा है, जगह जगह कौन सा है, कौन उस सा है। जगह का नाम। तो सर उस जगह का नाम
सर क्या क्या होगा सर? साउथर मोस्ट। साउथर्न मोस्ट पॉइंट, व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? सर ये तो आ नहीं रहा है सर, सॉरी बच्चों। अगर आप लोग को आ रहा है तो आप बताइए, ठीक है। तो अब कौन सा है हम देखेंगे जाकर, ठीक है, मैप उप में। ठीक है, तो अभी समीर सर बताएंगे, ठीक है। बाकी बच्चों अगर आप लोग को आ रहा है तो कमेंट में इसे बताइए, ठीक है। तो लीजिए समीर सर ये बताइए, क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है। हाँ तो आंसर सर इसका। इसका आंसर सबसे पहले तो ये हम इस चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट था ज्योग्राफी का, क्लास 9 का, उसमें पढ़ना था सर। इसको हम पढ़ा चुके हैं और जो बच्चे पढ़े हैं वो इसका आंसर दे सकते हैं, तो प्लीज कमेंट में आप बताइएगा। और इसका आंसर सर आपको बता दे कि इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। उस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा, INDIRA, इंदिरा पॉइंट, जो कि सबमर्ज्ड हो गया था 2004 में। यानी कि ये सुनामी की वजह से ये तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था 2004 में, ठीक है। और इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 में ड्यूरिंग सुनामी सबमर्ज हो गया था, तबाह हो गया था, ठीक है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि सर जब तबाह हो गया तो क्वेश्चन क्यों किए, नहीं, तबाह होने के बाद भी तो उसका जगह तो होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये बुक्स में भी पढ़ना है इसलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके ओके सर, ओके सर। तो बच्चों देख रहे हो ना, तो ये सब चीजें आप लोग याद करते चलिए और चीजों को हाँ सीखते हाँ, चलना है, ठीक है चीजों को बच्चों। सीखते चलना है, हाँ ठीक तो है। अब मेरे पास क्वेश्चन है समीर सर के लिए। तो समीर सर अब बताएंगे कि सर क्वेश्चन है कि बताइए सर आपकी केमिस्ट्री से क्वेश्चन है सर आपका। ओके ठीक है, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री से नहीं तो हाँ, क्लास 10th का फिजिक्स से क्वेश्चन है सर कि व्हाई डज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बाउट नियर अ बार मैग्नेट। ठीक है सर, व्हाई डज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बाउट नियर अ बार मैग्नेट। जब बार मैग्नेट के करीब एक कंपास को लेकर जाते हैं तो उसका जो नीडल होता है सम एंगल पर डिफ्लेक्ट करता है, व्हाई, व्हाट्स रीजन सर, बताइए। You know very well that sir कि bar magnet, how many types of magnet, तो there are I various know types of magnet, bar magnet, horseshoe magnet। तो it is like basic, it yes is yes yes basic, yes। it is तो basic। जब क्वेश्चन को समझ गए हैं सर कि हाँ समझाना पड़ेगा। फिर से एक बार बोल दीजिएगा तो और अच्छी बात है। सर मेरा बोलने का मतलब यह है कि व्हाई डज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बाउट नियर अ बार मैग्नेट। जब बार मैग्नेट के करीब एक कंपास को लेकर जाते हैं तो उसका जो नीडल होता है, वो ठीक है बच्चों, देखिए ये डिफ्लेक्ट हो मेरा जाता जो क्लॉक है बच्चों, ठीक है, ये मेरा जो वॉच है, ठीक है, सॉरी, ये मेरा जो वॉच है, ये जो है एनालॉग, जिसमें जो सुई वाले जो भी चीज होते हैं जिससे मेजरमेंट किया जाता है, टाइम या टेम्परेचर या वेट, ठीक है, तो उस मशीन को या फिर उस चीज को एनालॉग बोलते हैं, एनालॉग। और जिसमें बच्चों नंबरिंग वाला वॉच आ गया हो, ये देखते हैं कि 5:45 हो रहा है तो नंबरिंग लिखा कर आता है, तो उसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है, उसको डिजिटल बोलते हैं। अब तो हाइब्रिड भी आ गया है बच्चों, ठीक है, तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड इस तरीके से आ गए हैं। तो उसके जो नीडल होते थे बच्चों, ठीक है, जब कंपास का जो मैग्नेट के पास लेकर जाते हैं, बार मैग्नेट के पास, तो उसका नीडल सम एंगल पर डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ना है बच्चों, जो कि हम आप लोग को पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये ओस्टेड एक्सपेरिमेंट ओस्टेड साहब जब किए थे ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो उसके थ्रू पता चला था, ठीक है। और ऐसे भी होता है बच्चों, कभी करके देखिए एक्सपेरिमेंट आप। तो समीर सर से मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों आखिर सर उसका कंपास का जो नीडल होता है सम एंगल पर डिफ्लेक्ट क्यों करता है सर? ओके। हाँ हाँ मतलब कि सर आपका क्वेश्चन यही है कि जो अगर हम किसी कंपास को अगर बार मैग्नेट के पास लेकर जाएंगे तो हाँ, कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होता है। सम एंगल पर, हाँ कुछ सम कुछ एंगल पर कुछ अलाइन एंगल, होता है सर, हाँ सम एंगल पर अलाइन होता मतलब कि कुछ ना कुछ एंगल पर वो अलाइन होगा, हाँ, ठीक है, yes, sir. डिफ्लेक्ट होगा। Okay, क्यों? okay, yes, आपका क्वेश्चन ये है वाई। yes. ठीक है। तो हमको लग रहा है कि आमिर सर बदला लेने के लिए ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं, पूछ दिए डीपली, नहीं, 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 फिजिक्स का डीपली क्वेश्चन हमसे आमिर सर कर दिए हैं, लग रहा है बदला लेने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, है क्या सर? ऐसा नहीं है सर, ऐसा कुछ ऐसी बात है नहीं, ठीक है, तो अच्छा आप बता सकते हैं। ठीक है। हाँ सर आएगा तो जरूर बताएंगे, नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, बच्चों के भरोसे रहेंगे हम भी, ठीक है, क्या करेंगे फिर, बच्चों के भरोसे रहेंगे। तो सर मैं भी तो सर आई हैव नो आइडिया फॉर दिस क्वेश्चन, तो इसका आंसर बच्चे ही देंगे, ठीक है, हमको इसका आंसर मतलब नहीं आ रहा है,
ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वाई, क्यों डिफ्लेक्ट हो जाता है सम एंगल पर? अगर हम बार मैग्नेट के करीब अगर हम कंपास को लेकर जाते हैं तो कंपास निडल क्यों डिफ्लेक्ट हो जाता है? तो ये बच्चे आप लोग कमेंट करके बताइए, उसके बाद फिर आमिर सर अभी इसका आंसर बताएंगे क्यों होता है। ठीक है, तो सर प्लीज आप बता दीजिए, हम भी जान जाएंगे। तो हाँ, तो बच्चों इसका जो है कि कभी भी जितने भी मैग्नेट होते हैं उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों। सपोज कि अगर ये बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक है बच्चों, ये अगर हम बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, तो यू नो वेरी वेल दैट बहुत बच्चों अच्छे से की समझिएगा कि आप लोग इसका भी, एक ठीक है। पोल जो होता है नॉर्थ पोल होता है, इसका दूसरा पोल जो होता है साउथ पोल होता है। या तो जितना बड़ा मैग्नेट उतना बड़ा उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बच्चों नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, और यहाँ पे भी नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगा, ठीक है। इसका डीपली अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो होता है ना, इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। सपोज दैट कि ये बार मैग्नेट है तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही है। तो अगर कंपास को इस फील्ड के अंदर लेकर जाएंगे और मैग्नेट के जितना करीब लेकर जाएंगे बच्चों, तो क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो दैट जो कंपास का जो नीडल होता है बच्चों, वो अल्सो जो भी है, ठीक है, वो भी एक मैग्नेट का ही होता है, ठीक है। तो मैग्नेट मैग्नेट को क्या करता है, इसके पास कैसा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसको अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए इसी के कारण क्या होते हैं बच्चों, सम एंगल पर डिफ्लेक्ट करते हैं। जितना करीब लेकर जाइएगा वो उस कंपास को, उतना क्या होगा, उस कंपास का नीडल जो होगा बच्चों, वो ज्यादा से ज्यादा एंगल क्या करेगा, अलाइन करेगा, ज्यादा से ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और इसके अगर ये जो एरिया है बच्चों, क्योंकि सपोज दैट कि ये बार मैग्नेट है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की एरिया है इतना ही तक है, ठीक है। इतना के बाहर हम अगर यहाँ पे अगर हम किसी एक कंपास को रखेंगे, ठीक है, तो उसका एंगल जो नीडल है सम एंगल पर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा बच्चों। मतलब कि इसके करीब जैसे जैसे लेकर आएंगे तो सम एंगल पर डिफ्लेक्ट करेगा, जितना ज्यादा करीब लेकर आएंगे उतना ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट करेगा बच्चों। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आइए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग डीपली और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पर कुछ बोलना चाहते हैं समीर सर आप? सर आप समझाएं, बच्चों को तो समझ में आया ही होगा, हमको भी समझ में आ गया, ठीक है। तो हमको इसका आंसर नहीं पता था, मतलब डाउट हो रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छे से आ गया समझ में, और आई होप कि आप लोग को भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। या और कोई क्वेश्चन है सर? हाँ, नहीं 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 सर, तो बच्चे भी बहुत देर से देख रहे हैं, कुछ काम उम होगा बच्चों लोग को, हाँ या पढ़ना भी तो होगा, हाँ, हमारी वीडियो बिल्कुल में टाइम वेस्ट नहीं बिल्कुल करना बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल। पढ़ना भी है उसको, ठीक है। बच्चों को होमवर्क भी स्कूल का करना रहता है, और बहुत सारे बड़े लोग हैं उनको भी काम होगा। क्यों गाइज, आप लोग के लिए भी है ये वीडियो, तो आप लोग भी छोटी छोटी चीजें यहाँ से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, ओनली फॉर ये जो वीडियो विथ है फन फन के लिए है, फन के साथ साथ क्या है आप पता है, लोग आप लोग भी, बड़े कुछ लोग भी सीख सीखिएगा। सकते हाँ हैं और छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं। तो ठीक बच्चों है। आज के लिए इतना ही, फिर हो सके तो मेरा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जितना से ज्यादा हो सके शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। समीर सर कुछ बोलना चाहिएगा? हाँ, हम भी क्या बोलना चाहेंगे, बस जो लास्ट में बोला जाता है वही बोलेंगे, ठीक है। कि आई होप कि ये हमारा वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। जो सोचकर हम दोनों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, इस वीडियो को बनाया है, आई होप कि वो चीज हुआ होगा, यानी कि आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर मेरा हम लोग का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज कि आप लोग में से बहुत लोग अगर हमको जानते हैं, सब्सक्राइब्ड है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मेरे स्टूडेंट्स है वो आमिर सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए चीज सीखने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। आमिर सर अब आप कुछ बोलना चाहेंगे या आप? तो नहीं बच्चों, तो समीर सर से मिलकर, ए आर समीर सर से मिलकर आप लोग को शायद बहुत अच्छा लगा हुआ होगा, ठीक है। और दोनों को साथ में, ए आर आमिर सर और ए आर समीर सर को देखकर बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। तो हम लोग को सपोर्ट करें, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के बच्चों लिए मजे कीजिए, ठीक है, थैंक यू तब तक के सो लिए ऑल मच, द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।